हेलो एवरीवन, मैं सुदेश आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल जिसका नाम है भारद्वाज इंस्टीट्यूट। इस चैनल पर बच्चों मैं आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ। कल की क्लास में हमने वर्णमाला टॉपिक के बारे में बात की थी। आज की क्लास में जो बच्चों हम टॉपिक करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है वाच्य, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपका जो पेपर होते हैं वाच्य जो टॉपिक है हर बार पूछा जाता है और बच्चों को इसमें यही कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सा वाच्य है, इसको कैसे पहचानें। तो आज की क्लास में मैं वाच्य के बारे में आपको बताऊंगी और कोशिश रहेगी कि आपको वाच्य बिल्कुल अच्छी से समझ में आ जाए। आज के बाद वाच्य से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, इस तरीके से करवाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो बच्चों वाच्य टॉपिक कर लेते हैं। हिंदी की क्लास में टॉपिक का नाम है बच्चों वाच्य। सबसे पहले तो बच्चों हमें यही पता होना चाहिए कि जो वाच्य है इसका संबंध किससे होता है, या फिर अगर मैं बात करूं कि वाच्य होता क्या है। वाच्य का संबंध अगर मैं बात करूं क्रिया से रहता है, इसके साथ साथ काल से रहता है, लेकिन मुख्य रूप से वाच्य का संबंध हमारी क्रिया से ही होगा। यानी वाच्य की अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो वाच्य क्या होगा, क्रिया का वह रूपांतरण जिससे हमें यह पता चले वाक्य में किसकी प्रधानता है। एक बार मैं परिभाषा को लिख देती हूँ। वाच्य क्या होगा, क्रिया का वह परिवर्तन या रूपांतरण जिससे हमें यह पता चलता है चले कि वाक्य में किसकी प्रधानता है। इसको ही बच्चों हम वाच्य बोलते हैं। यानी क्या परिभाषा लिखी, क्रिया का वह रूपांतरण जिससे हमें यह पता चले कि वाक्य में किसकी प्रधानता है। यानी बच्चों कोई भी वाक्य होता है उस वाक्य में किस चीज़ की प्रधानता है और क्रिया को किस तरीके से चेंज किया गया, उसी को हम क्या बोलते हैं, वाच्य बोलते हैं। देखो बच्चों जो वाक्य होता है उसमें तीन चीज़ों की प्रधानता हो सकती है। अगर मैं किताबी भाषा को छोड़कर आम बोलचाल की भाषा में बात करूं कि जो वाक्य हम लिखते हैं, कोई भी वाक्य है उसमें तीन चीज़ें ही मुख्य हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती है, पहली हो सकती है कि जो करता है, कर्ता यानी कि जो काम को करता है वो मुख्य बिंदु के रूप में रहे, या फिर उस वाक्य में जो कर्म है, जो काम किया गया है वह मुख्य बिंदु के रूप में रहे, यह उसकी प्रधानता हो। या फिर तीसरा क्या हो सकता है, जो उस वाक्य का भाव है उसकी प्रधानता हो। यानी किसकी प्रधानता होगी, यही हमें वाच्य वाले टॉपिक में छांटना होता है। तो वाच्य क्या होगा, वाच्य का संबंध किससे होता है, ये प्रश्न आ सकता है। तो वाच्य का संबंध बच्चों होता है क्रिया से। तो वाच्य के प्रकार कितने होते हैं, ये हमने वाच्य की परिभाषा देखी। तो वाच्य के प्रकार यानी वाच्य तीन प्रकार का होता है। जैसे कि अभी मैंने बात की, कौन कौन सा हो सकता है, कर्ता वाच्य जिसको हम कर्तृवाच्य भी बोलते हैं, कर्म वाच्य, और एक हो सकता है भाव वाच्य। बस यही चीज़ें हमें समझनी है कि जो कर्ता वाच्य और कर्म वाच्य और भाव वाच्य को हम वाक्य में कैसे पहचानें। कर्ता वाच्य क्या होगा, अगर मैं परिभाषा की बात करूं, जब परिभाषा हम पढ़ते हैं तो परिभाषा में क्या होगा, कर्ता की प्रधानता वाला वाच्य कर्ता वाच्य होता है। दूसरी बात, कर्म की प्रधानता वाला वाच्य कर्म वाच्य होता है, भाव की प्रधानता वाला वाच्य भाव वाच्य होता है। लेकिन पेपर में केवल इन रटी लाइनों से हम जो है वाच्य वाला क्वेश्चन सही नहीं कर सकते। तो कर्ता वाच्य होता क्या है, कर्ता वाच्य की पहचान क्या होगी, ये आपको देखना है कि कर्ता वाच्य की अलग से पहचान मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। तो पहले हम कर्ता वाच्य के बारे में बात करते हैं। कर्ता वाच्य या जिसको हम कर्तृवाच्य भी बोलते हैं, इसकी मुख्य रूप से क्या पहचान रहती है। जैसे बच्चों मैंने आपको बताया कि वाच्य का संबंध किससे होता है, क्रिया से होता है।
तो कर्तावाच्य में कर्ता तो प्रधान रहेगा। अगर मैं बात करूँ कर्तावाच्य में प्रधानता किसकी होगी, कर्ता की प्रधानता होगी, यानी कर्ता की प्रधानता वाला वाच्य कर्तावाच्य होता है। लेकिन वही बात केवल इस लाइन से हम यह नहीं जान सकते कि हमारा जो वाच्य है वो कर्तावाच्य है या कर्मवाच्य है। तो आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बताने वाली हूँ कर्तावाच्य की पहचान। कर्तावाच्य की पहचान क्या होगी बच्चों, देखो जैसे कि नाम से पता चलता है कर्ता की प्रधानता, यानी जो वाच्य है, वाच्य का संबंध किससे था, मैंने आपको बताया वाच्य का संबंध क्रिया से है। तो हमें कर्ता और क्रिया को जोड़ना है। कर्ता और क्रिया को जोड़ने से क्या मतलब है कि जब वाक्य में क्रिया किसे कहते हैं, जो काम किया जाता है उसे क्रिया बोलते हैं। जब क्रिया कर्ता के अनुसार होगी तो वह हमारा कर्तावाच्य होता है। यानी मैं अगर आपको बताऊं कर्तावाच्य में क्या होगा, क्रिया कर्ता के अनुसार होगी, क्रिया कर्ता के अनुसार होगी तो कर्तृवाच्य या कर्तावाच्य होता है। अब इस लाइन से क्या मतलब है कि क्रिया कर्ता के अनुसार होगी, चलिए देखते हैं उदाहरण से। जैसे बच्चों मैंने लिखा राम पढ़ता है, एक उदाहरण मैंने लिख दिया सीता पढ़ती है। एक अन्य उदाहरण लेते हैं, राम अखबार पढ़ता है। ये तीन उदाहरण बच्चों आपके सामने हैं और तीन जो उदाहरण है वो हमारे कर्तावाच्य के हैं। पहचान का तरीका क्या है, राम पढ़ता है यानी कि जो कर्ता है, पहले में देखो बच्चों कर्ता क्या है राम और क्रिया क्या है पढ़ना। यानी क्रिया का आपको पता होगा वाक्य में जो भी काम किया जाता है उसे हम क्रिया बोलते हैं। तो क्रिया जैसे इसमें क्या काम किया गया है, पढ़ने का काम किया गया है और पढ़ कौन रहा है राम। यानी जैसे राम क्या है, अगर मैं बात करूँ राम क्या है हमारा यहाँ पर पुल्लिंग है और एक वचन है। जैसा हमारा कर्ता है वैसी ही हमारी क्रिया भी होगी। यानी अगर कर्ता एक वचन है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, स्त्रीलिंग है, उसके अनुसार ही क्रिया चेंज हो रही है। इसका मतलब हमारा जो वाच्य है या जो वाक्य है वह कर्ता की प्रधानता वाला है। जैसे राम पढ़ता है, राम पुल्लिंग था, एक वचन था। अगर मैं राम की जगह पर सीता पढ़ती है, जैसे मैंने लिखा सीता पढ़ती है, तो सीता हमारी क्या थी, स्त्रीलिंग है, तो हमारी क्रिया भी स्त्रीलिंग हो गई। यानी जब क्रिया कर्ता के अनुसार चेंज हो जाती है तो इसका मतलब वह हमारा कर्तावाच्य होगा या कर्ता की प्रधानता होगी, या हम बोल सकते हैं कृतवाच्य होता है। दूसरे उदाहरण में भी हमने सेम ही लिखा है, राम अखबार पढ़ता है। इसमें क्रिया क्या है बच्चों, पढ़ना। राम की जगह पर अगर मैं सीता लिखूं तो भी सीता अखबार पढ़ती है, मुझे इस तरीके से अपनी क्रिया को चेंज करना पड़ेगा। यानी कि जो क्रिया है, अगर यहाँ पर कर्ता एक वचन है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, जो भी होगा उसके अनुसार ही हमारी क्रिया होगी। इसका मतलब ये हमारा कर्ता की प्रधानता वाला वाक्य है। इसको हम कर्तृवाच्य या कर्तावाच्य बोल सकते हैं। एक और पॉइंट आपको नोट करना है बच्चों, कर्तावाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से हो सकता है। कर्तावाच्य क्या होगा, कर्तावाच्य में पहले उदाहरण में आपने देखा कि अकर्मक क्रिया है, कोई क्रिया अकर्मक है, कोई कर्म इसमें नहीं है। राम पढ़ता है, कर्म नहीं है, केवल क्या है कर्ता और क्रिया है। दूसरे में राम अखबार पढ़ता है, अखबार हमारा यहाँ पर क्या हुआ कर्म। यानी हम बोल सकते हैं कर्तावाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से हो सकता है। तो कर्तावाच्य में हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी हैं, कर्तावाच्य में क्रिया जो होगी कर्ता के अनुसार चेंज होगी और कर्तावाच्य हमारा सकर्मक और अकर्मक दोनों में से कुछ भी हो सकता है। कर्तावाच्य क्या होगा, अकर्मक भी हो सकता है और सकर्मक भी हो सकता है।
उम्मीद है मुझे कि आपको कर्तावाच्य समझ में आया होगा कि कर्तावाच्य में जो क्रिया है वह कर्ता के अनुसार चेंज होगी और हम उसे आसानी से पहचान पाएंगे कि हमारा कर्ता की प्रधानता है या कर्तृवाच्य प्रयोग यहाँ पर किया गया है। दूसरा है बच्चों हमारा कर्मवाच्य। दूसरा हमारा है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में जैसे बच्चों आपको नाम से ही पता चला होगा कि कर्म, हाँ इसमें कर्म की प्रधानता होती है। एक बात तो हमें यहाँ से समझ में आए, क्या बात समझ में आई कि कर्म की प्रधानता होगी, यानी कर्मवाच्य क्या होगा, कर्म की प्रधानता वाला होगा, जैसे कि कर्तावाच्य कर्ता की प्रधानता वाला था। लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि कर्म की प्रधानता है? क्या केवल कर्म होने से वाक्य में कर्म की प्रधानता हो जाती है? नहीं। जैसे पिछले उदाहरण में हमने देखा, अखबार वहाँ पर कर्म के रूप में था, लेकिन वह जो आपका वाच्य था कर्मवाच्य नहीं था, बल्कि क्या था, कर्तावाच्य था। कर्मवाच्य में क्या होगा, यानी जो कर्म होगा क्रिया के अनुसार चेंज होगा। पहले वाले में क्या था, कर्ता क्रिया के अनुसार थी, यानी जो कर्ता था वैसी ही क्रिया होगी, यानी कर्ता अगर पुल्लिंग है क्रिया भी पुल्लिंग होगी, कर्ता अगर स्त्रीलिंग है क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। ठीक इसमें क्या होगा, कर्म के अनुसार क्रिया चलेगी। पहले में कर्ता के अनुसार चली थी, इसमें कर्म के अनुसार चलेगी। यानी अगर मैं बात करूं, कर्म अगर एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी, कर्म अगर पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी। जैसे हम उदाहरण करते हैं, राधा ने गीत गाया। अब देखो राधा इसमें कर्ता है, गीत इसमें कर्म है और गाया इसमें क्रिया है। राधा ने गीत गाया, राधा क्या है यहाँ पर, स्त्रीलिंग है, लेकिन जो क्रिया है वह स्त्रीलिंग नहीं है। अगर क्रिया राधा के अनुसार हो जाती तो इसका मतलब ये हमारा कर्ता की प्रधानता वाला वाक्य होता, लेकिन यहाँ पर जो राधा के अनुसार क्रिया नहीं है बल्कि गीत के अनुसार है। गीत बच्चों हमारा क्या है, पुल्लिंग है और यहाँ पर एक वचन के रूप में है। एक गीत की बात की जा रही है, पुल्लिंग और एक वचन है। इस गीत के अनुसार ही हमारी जो है क्रिया है, पुल्लिंग एक वचन और क्रिया भी पुल्लिंग और एक वचन है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूं राधा ने गीत गाया, इसकी जगह पर अगर मैं राम ने गीत गाया लिखूं तो भी ये गाया ऐसे का ऐसा ही रहेगा, चाहे यहाँ पर स्त्रीलिंग लगा लो या पुल्लिंग लगा लो। इस बात से क्रिया पर फर्क नहीं पड़ने वाला। क्रिया पर फर्क किस से पड़ेगा, कर्म से पड़ेगा। जैसे राम ने कविता सुनी, राम ने कविता सुनी, कविता यहाँ पर क्या है, कर्म के रूप में है और कर्म कविता हमारा क्या है, स्त्रीलिंग होता है और जो क्रिया है वो भी स्त्रीलिंग है। इस तरीके से जब कर्म क्रिया के अनुसार हो, या मैं ये बोलूँ क्रिया कर्म के अनुसार ही चेंज हो जाती है, तो बच्चों वह हमारा होता है कर्म की प्रधानता वाला वाक्य, उसको हम बोलते हैं कर्मवाच्य। उम्मीद है समझ में आई होगी कि कर्मवाच्य क्या होता है। एक और बात हमें याद रख लेनी है, कर्मवाच्य में क्या होगा, जैसे कि कर्तावाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनता था, लेकिन यहाँ पर कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया से ही बनेगा। क्यों? क्योंकि ये कर्मवाच्य है। अगर कर्म है तो क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगी और कर्मवाच्य सकर्मक क्रिया से ही बनेगा। उम्मीद है मुझे कि आपको ये बात भी समझ में आई होगी कि कर्ता की प्रधानता कब होती है, कर्म की प्रधानता कब होती है, या फिर हम उसे कैसे पहचान सकते हैं। लास्ट जो हमारा वाच्य है बच्चों वह है भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होगा, एक बात आपको याद रखनी है, भाववाच्य हमेशा ही अकर्मक क्रिया से बनता है। भाववाच्य हमेशा अकर्मक क्रिया से बनता है। भाववाच्य में क्या होगी, भाव की प्रधानता होगी।
कर्ता में कर्ता की प्रधानता, कर्ता के अनुसार ही क्रिया है, कर्तावाच्य है। कर्म के अनुसार अग्र क्रिया है, कर्मवाच्य है। भाव के अनुसार अग्र क्रिया है, भाववाच्य है। लेकिन भाववाच्य जो क्रिया है वह क्या होगी, भाव के अनुसार होगी या क्या होगी? देखो, भाव के अनुसार होगी ये भी हम बोल सकते हैं, या फिर अगर मैं ये बोलूं कि भाववाच्य क्रिया में, भाववाच्य वाक्य में क्रिया हमेशा क्या रहेगी, पुल्लिंग रहेगी। हमेशा ही क्या रहेगी, एक वचन रहेगी। या फिर मैं बोल सकती हूँ हमेशा क्या रहेगी, अन्य रहेगी। भाववाच्य में पहचान क्या है, क्रिया पुल्लिंग रहेगी, एक वचन रहेगी या अन्य रहेगी। यानी कर्ता के अनुसार क्रिया चेंज नहीं होगी, कर्म इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये हमारी अकर्मक क्रिया से बनता है। जैसे सीता से रोया नहीं जाता, मोहन से हंसा नहीं जाता। यहाँ पर सीता और मोहन, अगर मैं बात करूँ इसको हम कर्ता मान लेते हैं, तो इनके अनुसार क्रिया फर्क नहीं कर रही, क्रिया पर कोई भी प्रभाव इसका नज़र नहीं आ रहा। सीता से रोया नहीं जाता, सीता स्त्रीलिंग है और क्रिया हमारी क्या है, पुल्लिंग है। मोहन पुल्लिंग है, लेकिन क्रिया हमारी पुल्लिंग ही रहेगी, चाहे हमारा कर्ता, इसमें कर्म नहीं होगा बच्चों। रोया, हंसना ये कर्म नहीं होते, तो इसमें क्या है, हमारा अकर्म क्रिया से बनता है। तो बच्चों आपको याद रख लेना है कि जो भाववाच्य है उसमें क्रिया पुल्लिंग और एक वचन रहती है। तो बच्चों कर्ता वाली क्लास, जो वाच्य वाली क्लास है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी कि कब कर्ता की प्रधानता होगी, कब कर्म की प्रधानता होगी और कब हमारी भाव की प्रधानता होगी। जिसकी प्रधानता होगी उसी के नाम पर हम जो है वाच्य का नाम दे देते हैं, कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता या फिर भाव की प्रधानता। तो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। कल फिर हाजिर होंगी कोई और हिंदी का टॉपिक लेकर, जो आपके लिए HSSC में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो बच्चों आज की क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।